सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं भारत भूषण गुज्जर, अधिवक्ता, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। आज कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करूंगा जो कि हमारे प्रोसीजर से लेके हमारा जो पीनल कोड है उसमें, या फिर हमारी जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा एविडेंस एक्ट है उसमें भी बहुत खामियां हैं। खामियां इस प्रकार से हैं कि जो इंडियन पीनल कोड है आज के जो समय है उसके साथ में उसको ना तो अमेंडमेंट्स किए गए, ना ही उसको बनाया गया है। पीनल कोड को अंग्रेज़ों ने बनाया था और इंडियन पीनल कोड सिर्फ अंग्रेज़ों ने अपनी सत्ता कायम रखने के लिए बनाया था। आज भी किसी पे भी कोई भी झूठा मुकदमा दर्ज करके पुलिस उसको जेल में भेज देती है, और जो झूठा मुकदमा दर्ज करता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो अन्वेषण अधिकारी है, वह झूठे तथ्यों पर और वादी के साथ या कंप्लेनेंट के साथ मिलकर किसी भी निर्दोष आदमी को, इनोसेंट पर्सन को बिहाइंड द बार भेजवा देते हैं। अब ये बताइए, किसी ने कंप्लेंट दी, कंप्लेंट को वेरीफाई करना या उसके फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करना वो पुलिस की अथॉरिटी है, और दैट इज़ द प्रेरोगेटिव राइट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। देयर इज़ नो लॉ दैट कोर्ट कैन इंटरफेयर इन दैट। सेकेंडली, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द पुलिस कस्टडी पीसी में जो रिकॉर्ड करता है, दो स्टेटमेंट्स कहता है कि मुझे इसने बताया, वो 99% झूठी होती हैं। उनकी क्या रेलिवेंसी है? किसी को अगर आपने 2 या 4 दिन का रिमांड पे लेना है, तो मेरे केसों में भी ऐसा हुआ कि जी इसको मणिकरण ले जाना है, वो लेके नहीं गए। एक एनडीपीएस केस में कहते जी हमें कोलकाता से, जहाँ से ये मेन सप्लायर है, उसको पकड़ना है, लेके नहीं गई। और जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं वो एक डम्मी की तरह, दे कीप देयर माउथ शट। Whatever the investigating officer doing, that is okay. They are not interfering. अब डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में वो चाहे मोदी का नाम लिख दे, चाहे मेरा लिख दे, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को आप कैसे कह सकते हो कि फ्री है या फेयर है या वहाँ पे पार्शियलिटी ना हुई होगी, इम्पार्शियल है? हाउ कैन यू से? बिहाइंड द पुलिस कस्टडी, अगर लॉकअप में किसी की जुडिशियल आपने जो एक उसकी स्टेटमेंट ली है या डिस्क्लोज़र ली है, उस डिस्क्लोज़र की क्या रेलिवेंसी है? अब देखिए जी, उसने उसका नाम ले दिया, उसने उसको ले दिया, रिकवरी जीरो। सो जो इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि अगर ऐसी स्टेटमेंट ली है दैट इज़ जीरो, पर उसके बिहाफ पे भी पुलिस रिमांड मिल जाता है, उसके बाद उसको जुडिशियल जेल भेज दिया जाता है, चाहे रिकवरी हुई हो या ना हुई हो, वो ट्रायल का मैटर है। तब तक उस आदमी की ज़िंदगी ख़त्म हो लेती है, उसका पूरा परिवार, उसकी पूरा जीवन, उसकी जो सामाजिक से लेके एक सोशल स्टिग्मा उसके ऊपर लग जाता है, और उसमें कहीं ना कहीं दोषी सरकार होती है, कहीं ना कहीं दोषी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होता है। पर एक की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए झूठी एफआईआर ही काफ़ी है। मैंने देखा आज की डेट में जेलों में इनोसेंट्स लोग जो हैं वो दे आर बिहाइंड द बार, और जो करप्ट हैं, जो माफिया हैं, गैंगस्टर्स हैं, और जो देश का कानून तोड़ते हैं, वो लोग बाहर बैठे होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जिस कानून के तहत आज भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो ख़त्म हो चुका है, उससे देश का भला नहीं होने वाला। अब ये जो नए कानून लाए हैं वो भी कॉपी पेस्ट है, उसमें कुछ नहीं इन्होंने बदलाव किया, सेम स्टोरी, सेम थ्योरी, सेम उसका सब कुछ वही रखा गया है। तो मुझे लगता है कि इस देश में कोई अपनी चीज़ बनाई है, सब कॉपी पेस्ट है। क्यों नहीं हम अपने इनिशिएटिव लें, खुद अपने क्रिएटिव माइंड यूज़ करें? जहाँ इतना लेंदी आप बना देते हो, जो कि मैं एक एडवोकेट हूँ, मुझे सारी धारा याद नहीं होती हैं, तो आम आदमी किस तरह समझ सकता है उसको? और क्या कानून को पढ़ाना एक जिम्मेदारी नहीं है सरकार की? अब बताइए, बच्चों पर ऊपर लगता है पॉक्सो कि जी 18 साल से नीचे के बच्चों में पॉक्सो लग जाएगा, चाहे वो लड़का है या लड़की है। और 18 साल से नीचे के बच्चे को पॉक्सो का मीनिंग तक नहीं पता। स्कूलों में उनको कोई ट्रेनिंग नहीं, लीगल एड पैसे कमा रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग देते हैं। पॉक्सो के बारे में टीचर्स को नॉलेज नहीं है,
और है भी तो वो टीचर ही इन्वॉल्व है। आज मैं हरियाणा में कई स्कूलों में देखा, मैंने वहाँ पर टीचर्स ही जो है, कैथल का इंसिडेंट है, एक और भिवानी से समथिंग लाइक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर टीचर ही इन्वॉल्व है और दे आर यूजिंग सच, वही पॉक्सो में इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब टीचर्स को, स्टूडेंट्स को या आम जनरल पब्लिक को कानून की कोई नॉलेज नहीं है। सिर्फ किताबों में लिख देने से कानून नहीं बनता है। इस देश की प्रथम कक्षा का नहीं कहता मैं, कम से कम चौथी कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक हमें कानून, जो हमारा आईपीसी है, सीआरपीसी है, या जो ऐसे मेजर आईपीसी के सेक्शंस हैं, उनको कम से कम उन बच्चों को बताना चाहिए। अब एनडीपीएस एक्ट के बारे में किसी को कोई पता नहीं है। कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन सी टैबलेट्स, कौन कौन से ड्रग्स और कौन कौन सी ये जो कोकीन, अफीम या क्या क्या है, इनको बारे में किसी आम आदमी को पता ही नहीं है कि किस में कितनी सज़ा हो सकती है या इससे क्या इफेक्ट हो सकता है, कुछ नहीं पता। धड़ल्ले से ड्रग्स अब्यूज़ का, ड्रग्स का रैकेट, सेक्स रैकेट और ये सारे रैकेट्स चल रहे हैं देश में ही। नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर इंटरनेशनल भी चलते हैं, पर हमारे देश में तो आज युवा, बेरोजगार युवा बिल्कुल ही नशे में लिप्त हो चुका है। और उसका मैं जिम्मेदार मानता हूँ कि मौजूदा सरकार या पिछली सरकार, जो भी सरकार रही, क्योंकि उन्होंने युवाओं के हितेश में, युवाओं के हित में, युवाओं को शिक्षा और संस्कार में जीरो रखा। आज भी गवर्नमेंट स्कूलों को बंद करके प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। क्या हर एक की हिम्मत है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा ले? यानी कि आप जो मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, वो भी तुम खत्म कर रहे हो। एम्प्लॉयमेंट से जीरो है। अगर कोई पढ़े लिखे बेरोजगार, देखिए संख्या कितनी देश में, तो वो नशे में लिप्त हो गए, वो जाके चोरी में लिप्त हो गए, क्रिमिनलाइजेशन बढ़ गया। जो हम कानून लेकर आ रहे हैं, क्या इस देश के परिस्थितियों के अनुरूप है या ऐसा कानून है कि आम आदमी की समझ में आ जाए? ऐसे कानून होने चाहिए जिसको हर बच्चा समझ सके, हर अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी, एक जिसको इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कहते हैं। पर क्या करें, यहाँ पर तो इग्नोरेंस इतनी है कि देश को ABCD नहीं आती। आज भी जो शैक्षिक और शिक्षा का स्तर है वो देश में जीरो है। यहाँ पर ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसको पूरी ज़िंदगी में कोई उनका मतलब नहीं है। हम लोगों ने लॉ करनी थी, मैं लॉयर हूँ, मेरे लिए ईटा बीटा थीटा ये ट्रिग्नोमेट्री, ये ज्योमेट्री, ये मेरे लिए कुछ काम ही नहीं आई। तो मुझे शुरू से ही अगर इस बारे में कानून का ज्ञान दिया जाता 10वीं से और 12वीं फर्स्ट ईयर शुरू में ही हम पढ़ लेते, 8वीं से स्टार्ट कर दिया होता, तो जो हमारी जो ग्रिप होती कानून पे वो ज़्यादा होती। आज स्किल्ड की बात करते हैं, कौन स्किल्स की बात कर रहे हो भाई? स्किल में कहाँ दे रहे हो तुम स्किल ट्रेनिंग? अगर कोई स्किल ले भी ले तो उसको कौन सा बैंक फंड कर देता है? कैसे इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है? उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। हाँ, बड़े बड़े उद्योगपतियों को आज भी डबल ट्रिपल 4 टाइम्स उनको 4 फैक्ट्रियाँ खोलने के लिए लोन मिल जाता है। और एक गरीब आदमी का बच्चा पढ़ लिख कर भी अगर वो स्किल्ड भी हो जाए तो भी उसको कोई सरकार की तरफ से या कोई भी बैंक उसको लोन नहीं देता, ना ही कोई आदमी देता उसे। देश की स्थिति इतनी गिर चुकी है कि लोग बेरोजगार, नशे में हैं, किसान रोड पर है, बहन बेटियां जनपद और सुप्रीम कोर्ट अपने लोकतंत्र के जो जिसे कहते हैं मंदिर, उसके संसद के सामने बैठ चुकी हैं। और भ्रष्टाचारी और ये जो बलात्कारी हैं, जिन्हें कह सकते हैं कि जिन्होंने देश को लूट खसोट लिया, गुंडे, जिन्हें डकैत कह सकता हूँ मैं, ये दिन दहाड़े लोगों का पैसा जो लूट रहे हैं। और आज अग्निवीर के नाम पर 4 साल के लिए भेज जाते हैं, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा नहीं पता। उनकी पेंशन नहीं है, बल्कि जो एमएलए 1 साल भी बन जाए, एक बार जो चुन जाता उसकी एमएलए MP इनकी लगातार वृद्धि हो रही है और इनकी पेंशन लगातार चल रही है। इनको पेंशन के साथ साथ अदर स्टाइपेंड, अदर ग्रेजुइटी, फलाना झंझट, इतने इसको एम्यूलमेंट्स मिलते हैं। हमारे देश के नागरिकों के साथ, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ, हमारी फसल के साथ, नस्ल के साथ किस प्रकार का अन्याय हो रहा है। मैं भारत भूषण गुर्जर एक अधिवक्ता के तौर पर ये कहना चाहूँगा, आज का शासन सिर्फ तानाशाह है, आज शासन निरंकुश है, आज शासन जनता का नहीं लोकतंत्र के विपरीत है और लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका, हमारा पढ़ा लिखा समाज भी कह चुका कि हर जगह चंडीगढ़ से लेके आप देखिए सरकार क्या कर रही है, आज बनिया वाला काम हो रहा है।
ये बिजनेस कर रही हैं, एक बिजनेस कैसे, उसका तू तोड़ मैं उसका तोड़ूँ, इस तरह से शासन नहीं चलता। शासन की कुछ मर्यादा होनी चाहिए, कुछ एथिक्स पे चलना चाहिए। आप जाके सरकार तोड़ के उसको 5-5 करोड़ 10-10 करोड़, जो वोट की कीमत एक आदमी की 500 रुपये देते हो और एमएलए चुने हुए की 50,000 करोड़ 500 करोड़ 200 करोड़। व्हाट इज दिस? दिस इज द मॉकरी ऑफ जस्टिस, मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड मॉकरी ऑफ पीपल। थैंक यू।